नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट 26 रूसी क्रांति भाग 4 दिनांक 3/9/2020 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास कक्षा 9। तो आपको जैसे हम हर बार करते हैं तो पिछली वर्कशीट को एक बार हम दोहरा लेते हैं। जैसे कि हम रूसी क्रांति पढ़ते हुए आ रहे हैं, कारपत्र 23 लगातार आ रहा है। रूसी क्रांति भाग 1, ठीक है, रूसी क्रांति भाग 2, ठीक है, कारपत्र 24, कारपत्र 25, रूसी क्रांति भाग 3, कारपत्र 25, वर्कशीट 25 और आपके कारपत्र 26 जो आज की डेट है, इसमें भी हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति भाग 4 के बारे में। ठीक, आज मैंने कुछ जो लाइट है कुछ अलग से लगा दिया 18 वाट की, और ऊपर जो इसका एक टोपा सा आता है ना वो भी लगा दिया मैंने। अगर कम पड़ेगा तो ये एक 14 वाट का और है, इसे हम और लगा देंगे अगर रोशनी कम पड़ती है तो। अगर कुछ आप डिफरेंट लगे तो आप कुछ कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चे को क्वेश्चन आंसर चाहिए वो लास्ट में वीडियो में जाके आसानी से देख सकता है, लेकिन हम इसे पढ़ते हुए चलेंगे ताकि इसमें सिलेबस आपका इसी से जुड़ा हुआ है। तो पढ़ते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद संविधान सभा में चुनाव में बोल्शेविक को बहुमत नहीं मिला। देखो ये है बोल्शेविक, वो है आपका कि जो मजदूरों की लड़ाई करते थे ना, कि वो उन्हें कहा जाता है बोल्शेविक, ऐसा समूह था इनका। लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई तथा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद में दर्जा दे दिया गया, ठीक है, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की पात्र बन गई। देखो बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन जब जैसे ही सोवियत कांग्रेस को संसद में दर्जा मिल गया तो बोल्शेविक एक ऐसी मात्र पार्टी रहेगी जो चुनाव में लड़ सकती थी और वही जीती। तो ये इस प्रकार से जैसे कि भाग किसी रेस में कोई एक व्यक्ति दौड़ रहा है और स्वाभाविक सी बात है वही जीतेगा। ये ऐसी स्थिति थी इस टाइम पे। अब होगा क्या, जब एक ही पार्टी थी तो तानाशाह टाइप का हो जाएगा। अगर शासक अच्छा रहा, चलाने लायक अच्छा रहा तो पार्टी सही चल जाएगी, लेकिन नहीं, यही दिक्कत हो जाती है। तो आगे जाके इनमें दिक्कत ही आई, रूसी गृह युद्ध। अब इसमें गृह युद्ध क्यों है? क्योंकि एक ही था, उसे चलाने में काफी दिक्कत है, इसकी योजनाएं ही इसने ऐसी बनाई। रूसी गृह युद्ध, जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से रूसी सेना ने सिपाही जो अधिकतर किसान ही थे अपने घर लौटने लगे, जिससे सेना टूटने लगी। अब उन्होंने किया क्या कि इस पार्टी ने सब किसानों को खेत बांटने लगी, ठीक है, क्योंकि सब किसानों के पास था नहीं तो ये सब छोटे छोटे किसानों को खेत बांटने लगी। इसमें क्या हुआ, जो भी आपका सैनिक था वो धीरे धीरे अपने घर लौटने लगा, क्योंकि उसे खेती मिलने लगी थी और खेती में रह सकता था। और जहां से अब यही स्थिति आ गई, जब सेना छोड़ने लगी तो इनके हाथों से जो सत्ता थी वो धीरे धीरे जाने वाली स्थिति में आ गई। गैर बोल्शेविक को समाजवादी जिसे ग्रीन, उदारवादियों और आशाई समर्थक जिससे व्हाइट, जो निजी संपत्ति के समर्थक थे। निजी संपत्ति मतलब जितना भी है सब कुछ वो निजी होगा, जो हम खरीद लेंगे वो हमारा हो जाएगा, सरकार का कुछ नहीं होगा, ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के समर्थक में बोल्शेविकों, जिसे रेड के नाम से जाना जाता था, के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। देख रहे हो, एक चीज से निकले नहीं दूसरी चीज में धंस गए। पूरे देश में मारकाट, अराजकता, लूटमार फैल गई। पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया। पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा, ठीक है। अब ये ऐसा सीन हुआ, जब सीधी सी बात थी, जब छोटे छोटे जो मजदूर थे वो क्रांति में शामिल हो गए थे और इन्हीं का इनको समर्थन मिलता चला गया और क्रांति बड़ी होती चली गई थी। तो क्रांति के बाद बड़े कदम, अब क्रांति के बाद क्या बड़े कदम लिए गए थे? गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियों और योजनाएं बनाई गई, जिसमें से पंचवर्षीय योजना, जैसे भारत में आप देखते हो ना पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, एक 5 साल का टारगेट रखा जाता है हमें क्या करना है, ठीक है, बनाए। सबसे महत्वपूर्ण नीति थी, भारत में भी सबसे महत्वपूर्ण नीति है पंचवर्षीय योजना। विरोधों को सख्ती से कुचलने दिया गया, ठीक है, विरोध को काफी सख्ती से कुचल दिया गया। अगर लास्ट में हुआ क्या, लौह इस्पात, परिवहन, मशीनरी, उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है, कल कारखानों पर ज्यादा विशेष कर ध्यान दिया गया। और बाद में शिक्षा पर भी जोर दिया गया। शिक्षा को सभी प्रकार के विकास पर आधार मानते हुए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर
भी बहुत ध्यान दिया गया, बेहद ध्यान दिया गया। शिक्षा मतलब जैसे समझ रहे, जिसके पास नॉलेज है वो सब कुछ कर सकता है। तो ये बात ये लोग भी समझ चुके थे, तो और इन्होंने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया कि सभी को मिलना चाहिए। शिक्षा से सभी प्रकार का विकास का आधार मानते हुए प्राथमिक शिक्षा और उच्च और व्यावसायिक शिक्षा मतलब कुछ काम कर सके व्यक्ति, उसे व्यावसायिक शिक्षा कामगार के लिए। लेकिन लेनिन ने अपने साम्यवादी विचारों को सभी तक पहुंचाने और अधिकारों व राष्ट्रों के प्रति कर्तव्यों, देखो याद रखो, लेनिन ने एक काम काफी अच्छा जो किया था, ठीक है, ये तो अधिकार तो बताते थे और अपने कर्तव्य भी बताते थे, ठीक है। जैसे देश से आपका हक है तो देश के प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति कुछ करने का। कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया, ठीक है। ये नहीं कि हमें बस हमारे मौलिक अधिकार, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमें देश के प्रति देने होते हैं। जैसे देश के प्रति ईमानदार रहना, देश की सुरक्षा करना, ठीक है, ऐसे कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं। मजदूरों के लिए आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी, जैसे इंडिया में आंगनवाड़ी थी ना, उसी प्रकार से बालवाड़ी व समान वेतन का प्रावधान किया गया। सबसे पहले ये आपको समझाता हूँ इसमें हुआ क्या था। जैसे जो महिलाएं थी, कामगार होती थी, तो उन्हें ज्यादातर काम करना, घर का भी काम, बाहर का भी काम, छोटे बच्चों को देखना पड़ता था, तो इसलिए बालवाड़ी खोल दिया गया इनमें, ताकि इनमें काफी इससे इनको राहत मिली। और समान वेतन प्रावधान किया गया। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग प्रकार का वेतन मिलता था, लेकिन इसे आने के बाद, ये नियम नीति लागू होने के बाद दोनों को समान वेतन दिए जाने लगे, ठीक है। तो लेनिन के बाद, अब जब लेनिन चला गया तो इसके बाद कैसा हुआ। शासन करने वाले स्टालिन, ठीक है, स्टालिन थे, ने और अधिक सख्ती से साम्यवादी विचारों को लागू किया। 1927 के बाद अकाल की स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों और सरकारों के बीच टकराव हुआ। कहने का मतलब अकाल, ऐसी स्थिति जहाँ पे जीवन मरण की स्थिति आ जाए, वहां पे भी जो ये शासन था ना, उन्होंने एक जो सामान थे उसको बैलेंस करके रखा, नहीं ये इसी कीमत पे बेचेगी। अगर वस्तु 5 रुपए की है तो 5 में ही बिकेगी। अकाल की स्थिति है तो व्यक्ति कहाँ से कमाएगा, कहाँ से देगा। तो ये काफी इन्होंने बुरा किया था, जिससे किसानों और सरकार के बीच टकराव हो गया। स्टालिन ने बड़े किसानों, जिसे कुलक भी कहा जाता था, ठीक है, से जमीनें छीन ली। ये अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण के नाम पर, ठीक है, के नाम पर जमीनें इकट्ठा कर सामूहिक कृषि के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दे दिया। बड़े किसानों से तो छीन ली, ठीक है, छोटे किसानों को मतलब समझा बुझाकर उनकी भी खेती ले ली, ठीक है, कि हम सब छोटे छोटे मिलकर एक साथ बड़ी खेती करेंगे। लाखों लोग अकाल से मारे गए, क्योंकि अब खेती अब वो करने लग गया तो उसे किसी को आने जाने नहीं देता था। जो लोग अपनी आजीविका चलाते थे वो भी छूट गई। 20 लाख से अधिक लोग निर्वास, ठीक है, साइबेरियन का जो जेल था उसमें भेज दिया गया। देख रहे हो, जो इसके खिलाफ अब की बार आवाज उठाता था इसे ये जेल भेज देता था। रूसी क्रांति का प्रभाव, जो ये रूसी क्रांति हुई थी, पहले तो फ्रांस क्रांति थी, तो बाद फिर रूसी क्रांति पड़ी। जो रूसी क्रांति हुई इसका क्या प्रभाव पड़ा। मेहनतकश लोगों द्वारा भी शासन किया जा सकता था, ठीक है, जो मेहनत करता है वो भी इसमें शासन कर सकता है। तथा प्रत्यक्ष उदाहरण रूसी क्रांति ने प्रस्तुत किया। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली। अब समाजवाद का एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया, ठीक है, बहुत बड़े व्यापक तौर पर स्थापित हो गया। क्या? समाजवाद। समाजवाद के लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद ने नए उपयोगों और तरीकों के लिए मार्ग दिखाया। हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही गई, ठीक है। हमारे देश में भी कहीं ना कहीं समाजवाद है, सबको समान अधिकार होने चाहिए, ठीक है, वहीं से विचार आए हैं। और तो अपने डायरेक्टली प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे, ठीक। तो इसका आंसर है, जमीनों के किसानों के बीच टकराव के आदेश से रूसी सेना के सिपाही, जो अधिकतर किसान ही थे, अपने घर लौटने लगे, जिससे सेना टूटने लगी। पूरे विश्व में मारकाट, अराजकता, लूटमार फैल गई, ठीक। दूसरा है, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने। मतलब क्रांति के बाद भी जो मजदूर थे वो क्रांति के पक्षधर क्यों बने रहे, ठीक है। तो दूसरे का आंसर है,
अधिकांश किसान और श्रमिक के बाद क्रांति के पक्षधर बने। ब्लर हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, क्योंकि पूरे देश में बड़े पैमाने पर उद्योग का राष्ट्रीयकरण और खेती का सामूहिकरण होना था। ठीक है, या सामूहिकरण किया गया। आगे है तीसरा, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए? तो इसका आंसर ये रहा आपका तीसरा। लेनिन ने महसूस किया कि लोगों ने उन्हें अंतिम सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद की थी। वे ज़्यादातर गरीब थे और अपनी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते थे, तो फिर किया क्या? वे विशेष रूप से वयस्कों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया। छोटे बच्चों के लिए किया ही, लेकिन वयस्कों के लिए भी किया कि व्यावसायिक शिक्षा का। मजदूरों के लिए आवास प्रदान किए गए, ठीक है, जिनके पास आवास नहीं तो उसे आवास मिला। महिलाओं और पुरुषों के बीच समान वेतन का प्रावधान किया गया। दूसरा छूट गया, महिलाओं के लिए बालवाड़ी प्रदान की गई, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना बनाई गई। उद्योगों का विशेष ध्यान दिया गया। उद्योग आधुनिकरण मतलब फैक्ट्रियों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अगला है, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों पर अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैंने छोटा सा लिखा इसे, ठीक है, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों पर अपने विचार लिखिए। तो रूसी क्रांति के बाद समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली, और दूसरा है, विश्व के विभिन्न देशों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का विस्तार हुआ। ठीक है, हमारे सीबीएसई क्लास में आज इतना ही। ठीक है, ये थोड़ा एनर्जेटिक नहीं रहा, ठीक, तो क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे को और भी काम थे। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट टाइम मैं जो बनाऊंगा वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।